नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो कांग्रेस अब जहां पर सांसदों का निलंबन हुआ है उसी को लेकर कांग्रेस इस बात पर अड़ गई है कि जब गलती नहीं तो माफी क्यों मांगे, और इसी को लेकर आज ये तमाम अहम मुद्दा बहस करेंगे। संसद के विंटर सेशन के चौथे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार हुई है और राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा में हंगामा शुरू कर दिया है। ये लोग निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं और राज्यसभा के है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दी जाए, निलंबन कोई पहली बार नहीं हुआ है। नायडू ने साफ कर दिया कि निलंबित सांसदों की माफी मांगे बिना निलंबन रद्द करने पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के विरोध में विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान वो काली पट्टी बांधे हुए नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अगर वो धरना दे रहे हैं तो कुछ सद्बुद्धि उन्हें आ सकती है। आपको संसद की चर्चा, बहस और फैसलों में भागीदारी करनी चाहिए और यही लोकतांत्रिक मर्यादा है। It is clearly a protest against the activities and action taken by the government against our 12 members of parliament in Rajya Sabha. Without any procedure or violating all the procedure and parliamentary norms, government has suspended 12 members of Rajya Sabha. The day one onwards, we are requesting for a revoke of the suspension. The government is not doing it. तो संसद के विंटर सेशन के चौथे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार हुई। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा में हंगामा शुरू कर दिया है। ये लोग निलंबन वापस लेने की मांग लगातार कर रहे हैं और इसी को लेकर सदन से भी जैसे ही सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई उसको लेकर उसके बाद सदन से भी वॉकआउट किया गया और इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम जो 12 सांसद हैं उनका निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। इसमें जब खास बात ये रही कि जब राहुल गांधी से ममता बनर्जी के बारे में बात की गई तो वो चुपचाप बिना जवाब दिए वहां से निकल गए। तो संसद परिसर में हंगामे के बाद जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ और उसी प्रदर्शन पर अब राहुल गांधी भी ये बात कहते नजर आए और तमाम विपक्षी नेता ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जब गलती ही नहीं है तो माफी किस बात की मांगी जाए। इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बिरपाल जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं दिलीप जी आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए अभी समझना ये ज्यादा जरूरी है। अभी राजनीति जिस तरीके की हम बात यहाँ पर करें तो राजनीति की हो रही है। 12 सांसदों का निलंबन आप सही मानते हैं गलत? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। मुस्कान जी, जो सांसद होते हैं वो संसद में एक मूर्ति की तरह होते हैं, क्योंकि संसद को इस देश का मंदिर कहा जाता है, कानून का मंदिर कहा जाता है और ये सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता की आवाज बनके संसद तक पहुंचते ताकि ये जनता के परेशानियों को संसद में रह करके उनका निवारण लेकर के वो दोबारा से जनता के बीच में जाएं। लेकिन इस काम को करने के लिए, जनता की बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, सरकार से ऑब्जेक्शन करने के लिए, किसी भी कार्यवाही पर एजिटेशन करने के लिए कुछ संसदीय परिपाटी बनाई गई है, कुछ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स होते हैं। आप इस समय किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं होते हैं, आप किसी सड़क पे भाषण नहीं दे रहे होते हैं, आप जनता को एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं, आप गली कूचों में लोगों को एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं। संसद की मर्यादा को बना के रखना आपकी प्रथम धर्म है, प्रथम आपका संवैधानिक धर्म है। लेकिन अगर आप उस धर्म का पालन नहीं करते हैं तो उस मंदिर से निष्कासन किया जाना बहुत वाजिब सी बात हो। सही है या गलत है, मैं इस बात पर, मैं कारणों पर नहीं जाऊंगा,
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से संसद में आज सांसद अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरीके से वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ये इस देश की जो प्रजातंत्र है उसका अपमान है। हम जो सांसद होते हैं वो कानून के प्रतिनिधि कहलाते हैं, कानून बनाते हैं, कानून का पालन करवाते हैं, और वो खुद कानून का उल्लंघन करते हैं बैठ करके। इसी बदतमीजी से अगर कोई आम आदमी किसी सरकारी व्यक्ति से बात कर ले या उस सांसद से बात कर ले तो वो कृत्य गैर कानूनी हो जाएगा। सांसद जी तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करा देंगे, बदतमीजी की एफआईआर करा देंगे, बहुत सारे धाराएं लगवा देंगे। लेकिन वही सांसद जब संसद में बैठ करके उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके संसद के मंदिर में इस तरह की बदतमीजी करते हैं या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। संसद की मर्यादा का ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति, जो सांसद उस संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बात वाजिब भी है, लेकिन कांग्रेस अब इस बात पर अड़ी है कि उनकी कोई गलती ही नहीं है और इसलिए वो माफी किस लिए मांगे, क्योंकि अगर निलंबन वापस होगा तो रूल बुक भी यही कहती है कि अगर आप माफी मांगेंगे तो निलंबन वापस होगा। लेकिन कांग्रेस अब साफ तौर पर माफी मांगने से इनकार कर रही है। वीरपाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 12 सांसदों का निलंबन और सभा की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना गया है, ये सब जानते हैं। और लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो ऐसा व्यवहार करते हैं। फिर मैं जानना चाहूंगा, ये लोग आंदोलन कर क्यों रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्या इनको मालूम है कि तुम जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये जो खर्चा तुम्हें मिल रहा है लोकसभा की कार्रवाई में बैठने का, भत्ता और तनख्वाह, ये कहां से आ रहा है? ये इनको मालूम है टैक्स पेयर का पैसे को, टैक्स पेयर को धोखा दे रहे हैं। इनको तो ये भी मालूम नहीं है, इनको भी मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट का संसद का कार्रवाई का कितना पैसा खर्च होता है। क्या इनको इतनी सेंस नहीं है? और मैं इनको आपको कहना चाहूंगा कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको सस्पेंड, मतलब सस्पेंड कहते हैं, को सस्पेंड किया गया है, सस्पेंड इनको टर्मिनेट करना चाहिए। मैं यहां तक कहूंगा इन लोगों को तो इतनी जगह, बल्कि संसद में कानून बनना चाहिए। कोई भी पार्टी इस तरह संसद की कार्रवाई को सस्पेंड करवा रही हो या अवरुद्ध करवा रही हो या बिल्कुल बंद करनी पड़ रही हो, उन सबको बिल्कुल उस पीरियड की कोई भी तनख्वाह या भत्ता नहीं मिलना चाहिए। ये टैक्स पेयर को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। और इनसे क्यों करें, इनका टर्मिनेशन, इनको टर्मिनेट करना चाहिए। क्यों करें इनको माफ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मैं कहता हूं बात को, कौन सा कानून है, किस कानून के तहत इनको माफ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों तुमने ऐसा व्यवहार किया है? इनको पूछना चाहिए। पता नहीं लोग कैसे एमपी चुन के जा रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई तक पहुंचते हैं, इनको घर बैठे तनख्वाह मिल रही है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि एक दिन ऑफिस में नहीं गया और उसने कोई अपनी एप्लीकेशन भी नहीं दी छुट्टी की, लीव की, तो उसकी उसी दिन की तनख्वाह करती है। इन एमपीओ की क्यों नहीं करती? मुझे तो समझ नहीं आ रहा देश का कानून कैसा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इस पे? मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस जो मैं बोल रहा हूँ, इस आप यूट्यूब पर डालिए और इस तरह डालिए जो देश की सारी जनता देखे। इन लोगों को लेसन मिलना चाहिए। क्या है ये? हम मानते हैं एमपी देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ता है, सबसे बढ़िया जगह संसद में जा रहा है, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन ये क्या व्यवहार है इनका? ये जनता का मुद्दा तो उठाने क्या उनको और बंद कर रहे हैं बिल्कुल भी। इनको मालूम ही नहीं है। देखो मैडम, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं आपको, इन लोगों को सस्पेंड ही नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए और बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए। कौन सा रूल है? बल्कि मैं तो ये भी लिखा था, अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी हायर अथॉरिटी को, कि ऐसा कानून होना चाहिए, कोई भी पार्टी इस तरह प्रोटेस्ट करे जिससे कि संसद की कार्रवाई को सस्पेंड करना पड़े, वो उनको बिल्कुल उस टाइम का ना भत्ता मिलना चाहिए ना तनख्वाह मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए इनको तनख्वाह? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने सुनी वीरपाल जी की बातें, ये गुस्सा कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल सदन की कार्यवाही चल रही है उसमें ना तो अपनी बात रखी जा रही है ना ही चर्चा की जा रही है। लेकिन मैं आपसे दोनों पक्षों पर जानना चाहूंगी, निलंबन तो ठीक है, निलंबन सही आपने बताया, लेकिन क्या वाकई जो जहां पर जिस तरीके से अब कृषि कानून ही ले लीजिए, कृषि कानून वापसी के लिए जो बिल पेश किया गया है उस पर भी चर्चा नहीं की गई, अब जब कांग्रेस उस पर चर्चा की मांग कर रही थी? नहीं, देखिए, कुछ चीजें तो विप्लव जी आप थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए, कुछ चीजें तो दोनों तरफ से गलतियां होती हैं और विपक्ष कुछ चीजों को जबरदस्ती राजनीति करता है। जब तक किसान बिल लागू था तो वो किसान बिल को वापसी की मांग कर रहे थे। जब
सरकार ने उस किसान बिल को वापस ले लिया, तो अब वापसी पे क्या डिस्कशन होना है? उनकी एक ही मांग थी, ये कानून काला है, इसको वापस होना चाहिए। अब वापसी में वो क्या डिस्कशन करना चाहते हैं? ये तो एक जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा है। मुझे तो नहीं लगता है कि इस बात में कहीं विपक्ष का दम है कि वापसी पे भी बहस होनी चाहिए ताकि वो और कुछ नया निकल के आए। तो कुल मिलाकर के अगर विपक्ष का उद्देश्य ये है कि झगड़े बढ़ते रहे, लिटिगेशन बढ़ता रहे, किसी न किसी पे एजुटेशन होता रहे, तो ये मंशा गलत है। ये जनतंत्र की परिभाषा नहीं है, और ये जो जनता के प्रतिनिधि है उनका ये रोल सही नहीं है। उन्हें उस बात पर अड़ना चाहिए जो जनता के हित का हो। अगर उनको लगता था कि किसान बिल किसानों के हित का नहीं है, उसको वापस होना चाहिए, सरकार ने वापस ले लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन आप देखिए कुछ चीजों पर ना विपक्ष बोलता है ना सत्ता बोलती है। जैसे मैं आपको पिछले सत्र का याद दिलाता हूं, जब ओबीसी रिजर्वेशन का बिल आया था, बिल्कुल ओबीसी रिजर्वेशन का बिल सिर्फ 5 मिनट में पास हो गया, उस पर किसी ने हंगामा नहीं किया और आज तक हंगामा नहीं किया। रिजर्वेशन ऐसी कौन सी बड़ी चीज है जिसके ऊपर सब सहमति दे देते हैं? उस पर किसी को दिक्कत क्यों नहीं होती है? वहां सारे समण भी बैठे थे, ठाकुर भी बैठे थे, पंडित भी बैठे थे, उच्च जाति के लोग भी बैठे थे, किसी ने रिजर्वेशन पर चूते निकली, किसी ने हंगामा नहीं किया। विपक्ष को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उससे उसको भी फायदा हो रहा था, उसका भी वोट बैंक अट्रैक्ट निकल कर सामने आ रही थी ना। तो जहां राजनीतिक फायदा मिलता है वहां पर विपक्ष हंगामा नहीं करता है, जहां राजनीतिक फायदा नहीं मिलता है वहां हंगामा करता है। इसका मतलब साफ है कि आपको जनता के हितों से मतलब नहीं है। और पिछली बार आप देखिए जो घटना हुई थी कि जो वहां के सुरक्षा गार्ड थे उनसे मारपीट होना, टेबल पे चढ़ जाना, लैंप तोड़ देना, स्पीकर का माइक तोड़ देना, क्या ये किसी मर्यादा की परिभाषा कही जाएगी? क्या ये जनप्रतिनिधि से हम उम्मीद करते हैं कि ये वो लोग हैं जो जनता के प्रतिनिधि बनकर के मंदिर में बैठे हुए हैं, इस देश के सबसे उच्च सदन में बैठे हैं, और उच्च सदन में इस तरह की हरकतें हो रही हैं जैसे लग रहा है सड़क पे बैठे हुए हैं? ठीक है, तो ऐसे लोगों को मर्यादा नहीं है तो ये क्या कानून का राज स्थापित करेंगे इस देश के अंदर? हम कैसे उम्मीद करेंगे जो खुद कानून का उल्लंघन करता है? जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी आपका एनबी न्यूज पर। अभी कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है उसी को लेकर बातचीत यहाँ पर की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर बीरपाल जी नेता बीजेपी से मौजूद हैं और दिलीप यशवर्धन जी नेता कांग्रेस से, माफ कीजिएगा, दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन जी आपके पास अब मैं आना चाहूंगी। आप मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर अभी विपक्ष की भूमिका में आप क्या कह रहे हैं? सदन में मात्र हंगामा, आपने किसी पर भी चर्चा की शुरुआत की ही क्यों नहीं? देखिए, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी बात सुनी चाहिए, बस यही मेरी पहचान है। अभी हमारे किसी मित्र ने कहा बीच में कि वापसी पे क्या चर्चा, लेकिन जो व्यक्ति अभी वापसी पे क्या चर्चा की बात कर रहा है, क्या उसने कभी ये कहा था कि इसको लागू करने से पहले चर्चा क्यों नहीं करी गई? और अगर वापसी लिया तो उसका किसने वापसी लिया, क्या देश की जनता को इसको पता नहीं चलना चाहिए था? अगर जो आज कांग्रेस के विपक्ष में पेशन चिन्ह कर रहे हैं, क्या वो इस साहब को इसे जवाब दे सकते हैं कि अगर सरकार की मंशा इन कानूनों को सही तरह से लागू करके और किसानों के हित में थी तो फिर इतनी जल्दबाजी में लागू करना, और फिर उसके बाद 750 किसानों की शहादत के बाद और 1 साल तक सरकार और तंत्र का पैसा खराब करने के बाद अचानक आना और टीवी के ऊपर आके अपने चेहरा दिखाकर और भावुकता का नाटक करके बिल को वापस ले लेना, तो फिर सदन चलाइए मत, फिर हिटलरशाही के फरमान पैदा करिए और लोकतंत्र के अंदर जो मर्यादा उसे खत्म कर दीजिए। स्टैंप लगा दीजिए कि आज हिटलरशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की परिपाटी के अंदर मेरे 2 मित्र बैठे हैं। लोकतंत्र की परिपाटी के अंदर लोकतंत्र ये सिखाया जाता है कि अपनी आवाज और अपनी बात कहने का अधिकार गरीब से गरीब और निम्न से निम्न वर्ग को देता है और वो अपनी बात कह सकता है। यही किसी आना जिसके अंदर एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनता है और बने भी हैं। तो फिर उस परिपाटी के अंदर अगर सदन है और सदन पे चर्चा होनी है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? परिवार का मुखिया कौन है? अगर मैं परिवार का मुखिया हूँ, मेरे घर में 4 बच्चे हैं और डिफरेंस किसी बात का आ गया तो मैं घर के दरवाजे बंद कर दूंगा कि मैं बात नहीं करूंगा, बस मैंने तुम्हारी बात उस समय तुम्हें जबरदस्ती थोपा था, तुम माफ दिया और बाहर पकड़ के। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी मर्यादा है? तो लोकतंत्र तो ये भी नहीं हुआ ना चंद्रमोहन जी, लोकतंत्र तो ये भी नहीं हुआ कि वहां पर आप कागज फाड़ दें, वहां पर आप स्पीकर का माइक तोड़ दें, आप वहां पर बीच पर चढ़कर खड़े हो जाएं। लोकतंत्र तो ये भी नहीं हुआ ना। देखिए, आपको चर्चा करनी है तो आपको चर्चा करनी है तो बहुत सारे नियम कानून है, उसके लिए आप नियमों के तहत रहकर चर्चा कर सकते हैं। निलंबन किस लिए हुआ ये आपको भी पता है। मुस्कान जी, नियमों के तहत देखिए ये क्या है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है सत्ता पक्ष का, वो जान के ऐसे इशू पैदा करता है
ताकि चर्चा होगी तो चर्चा महंगाई पे भी होगी, चर्चा होगी तो रोजगारी पे भी होगी, चर्चा होगी तो पैकेजेस पे होगी, चर्चा होगी तो और बड़े बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार फेल है, चर्चा होगी। और सरकार आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। बिरपाल जी, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि चर्चा की शुरुआत इसीलिए नहीं की जाती है क्योंकि चर्चा अगर होगी तो तमाम चीजों पर होगी और उस पर बीजेपी सरकार खुद गिरते नजर आएगी। क्या आपको मालूम है, इनको भी मालूम होगा, बल्कि सुना भी होगा, जब लोकसभा की कार्रवाई चलने शुरुआत होने जा रही थी, प्रधानमंत्री ने बाहर खड़ा होकर क्या भाषण दिया था? इनसे पूछिए पहले, क्या उनको कहा था लोकतंत्र में सब कुछ, आपका सवाल रखिए, आराम से जवाब पाइए, शोर शराबा मत करिए, बिल्कुल जो आप पूछेंगे उसका हर जवाब मिलेगा। लेकिन इन लोगों में इन्होंने एक बात हो, आप जब आपने ये कहा ये कानून, ये मानते थे कि कानून कुछ इनमें कुछ नहीं है, सपोज करो सरकार ने कैंसिल कर दिए या रिपील कर दिए, तो जब उनमें कुछ है ही नहीं तो उनमें चर्चा का तो मतलब ही खत्म नहीं होगा, चर्चा का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ, यदि उनमें कुछ होता तो हाँ, चर्चा उन्होंने पहले तो करी नहीं इस पर। लेकिन इस पर जवाब दिया तो बिरपाल जी, चंद्रमोहन जी ने, उन्होंने कहा कि इस बिल में क्या दिक्कत थी वो जनता के सामने आनी चाहिए थी, आपने क्यों इस बिल को पास किया, क्यों एकदम से रिपील किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए तो जनता के सामने आनी चाहिए थी। वो ये बातें कह रहे हैं कि एमएसपी पर भी उनको बात करनी थी ना। पूरी जनता मानती है, पूरी जनता मान रही थी, लेकिन ये थोड़े से चंद लोग, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि भाई चंद लोगों को क्या पता नहीं, हम समझा नहीं पाए या ये समझ नहीं पाए हमारी बात को। उन्होंने बराबर कहा, देखो अपनी गलती भी मानी है, बिल वापस ले लिया कि भाई एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह पूरी वाइड रूप से सबको बता रहे हैं कि ये है, ये प्रॉब्लम है, ये कर दिया है और सभी किसानों के भले में, हम किसानों का भला चाहते हैं, किसान के भले में हमने रिपील कर दिए। ठीक है बिरपाल जी, आपकी बातों पर दिलीप जी बहुत ठहाका लगाकर हंस रहे हैं। दिलीप जी, यही तो दुविधा है, मैं यही तो समझना चाह रही थी आपसे। दोनों ही पक्षों की बातें आपने सुनी, अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी ज्यादा नहीं, क्या आप अपनी बात रखें? मैं पहले चंद्रपाल शर्मा साहब की बात करूंगा। उनकी मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जिस तरीके से टीवी पर अगर डिक्लेरेशन किया गया कि बिल वापसी हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से इस बिल को लागू किया गया था उसी तरह संसद प्रक्रिया से सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन वापसी पर बहस हो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वापसी पर जब आपकी मांग थी कि बिल वापस हो गया, तो उस वापसी के कारण पे बहस करने की जरूरत नहीं है। आप उसके पोस्ट इफेक्ट्स पर अगर कोई बहस करना चाहते हैं कि किसानों की शहादत हुई, ये हुआ, वो हुआ, 1 साल तक क्यों लागू रहा, इस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन वापसी पर कोई बहस बनती नहीं है। और अब मैं बीरपाल जी की बात करूंगा। इन्होंने जो बात कही बड़ी हंसी वाली बात है। ये कह रहे हैं कि चंद लोगों के सेटिस्फाई ना होने से सरकार ने किसान बिल वापस ले लिया। अरे साहब, ऐसे तो इस देश में जितने कानून बनेंगे, एक तबका हमेशा ऐसा होता है जो उस कानून से सहमत तो नहीं होता है। बिल्कुल। अभी तो जितने क्रिमिनल्स हैं वो खड़े हो जाएंगे, साहब आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी हटा दीजिए, ये तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें तो जिसको मनाएगा हम गोली मारेंगे, आप हमें क्यों रोकेंगे। तो इस तरीके से तो आप आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी भी हटा देंगे, क्योंकि क्रिमिनल्स का भी बहुत बड़ा तबका है इस देश में। तो हर कानून से किसी ना किसी को तो दिक्कत होती ही है, और वो दिक्कत करने वाला तबका अगर इस तरीके से एजिटेशन करेगा और आप चंद लोगों के कहने से कानून वापस करने लगे। कर लेते हैं, जहां पर कार्रवाई में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि हमारी गलती नहीं है और हम माफी नहीं मांगे, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। मैं दिलीप जी, आपको रोका था मैंने बीच में, मैं आपसे चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी पूरी हो गई थी। मैं बस विदेशपाल जी कि उन्होंने कहा कि चंद लोगों के सेटिस्फाई ना होने की वजह से सरकार ने कहा मेजोरिटी की सरकार है और चंद लोगों के नाराज हो जाने की वजह से अगर इस तरीके से बिल वापस होंगे तो हर कानून के खिलाफ चंद लोग इस देश में खड़े होंगे ही होंगे। और ये नई परिपाटी आप डाल दें कि साथ चंद लोग नाराज थे तो हमने कानून वापस ले लिया, ये गलत परिपाटी। और मैंने पहले भी कहा था कि बिल सरकार ने वापस नहीं लिया, ये बिल राजनीतिक पार्टी ने वापस। बिल्कुल, ये बात दिलीप जी पहले ही कह चुके हैं। बिरपाल जी, आपके पास आऊंगे अब दिलीप जी के बाद। दिलीप जी की बातें ही आपने सुन ली है। उन्होंने कहा है कि ये जो बिल वापस लिया है ये वाकई एक सरकार ने नहीं, राजनीतिक पार्टी ने वापस लिया, मात्र राजनीति के लिए। नहीं, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो मुझे दिलीप जी की बात क्लियर नहीं आ रही जो कह रहे हैं। दूसरे मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऐसा नहीं है। ये देखो, आपको मालूम है, सबको मालूम है कि 90 हमारे जैसे, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है।
यानी कि और लगभग 12-13% किसान बचे जो मुश्किल से एमएसपी को समझते हैं, एमएसपी का ही फायदा उठा रहे हैं। तो केवल ये उन लोगों को दर्द है, बेचारे छोटे स्मॉल फार्मर्स को तो मालूम भी नहीं है कि ये एमएसपी होता क्या। मतलब कल ही मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि 90% किसानों को ये नहीं पता एमएसपी क्या होता है, क्यों कहते तो हैं एमएसपी, ये इसका गलती मतलब किसकी क्या है? है? मैं आपसे ये, चलो आप ये बता दीजिए, ये गलती किसकी है? अगर उन पर जागरूकता नहीं है तो एमएसपी पर आपको जागरूक करना पड़ेगा ना उन्हें। नहीं जागरूक भी बहुत क्या, लेकिन ये लोग समझने नहीं दे रहे ना। ये आपको देखा होगा, ये लोग जो देखो, क्या इसको लोकतंत्र कहेंगे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोकसभा के गेट पे बैठ के? क्या इसको लोकतंत्र कहेंगे? क्या जानते हैं इनको? इनको तो मालूम है ये सब आ रहा कि भाई आपको जो तनख्वाह भत्ते मिल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। वो टैक्स पेयर बेचारा देखो, आप सैलरी यदि ले रहे हैं, टैक्स पेड कर रहे हैं, तो जब समय आपका टैक्स, मैं बहुत साल टैक्स दिया है, मैं बहुत साल इनकम टैक्स दिया है, 1.5-2 लाख रुपए में टैक्स देता था। मुझे मालूम है कि जब आपकी तनख्वाह से इनकम टैक्स कटता है तो आपको कितना पिंच होता है बात। और लेकिन हम सोचते हैं कि देश की तरक्की के लिए, लोकसभा की कार्रवाई के लिए, लोकसभा में या देश में डेवलपमेंट के लिए वो पैसा जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, आपने बातें तमाम सुनी हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर सवाल आप पर ही उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप, ये क्या लोकतंत्र में सही है? आप लोकतंत्र की मर्यादा की बात करते हैं, लोकतंत्र की गरिमा की बात करते हैं, क्या ये प्रदर्शन लोकतंत्र है? ये पूछ रहे हैं आपसे वीरपाल जी। देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना कोई मर्यादा कहीं नहीं होती, ऐसे प्रदर्शन हुए भी हैं। और जो चीज आज सरकार के अंदर बैठी हुई राजनीतिक पार्टी राजनीति के लिए सरकार का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि जिस सेक्शन के तहत जो सांसदों को निलंबित करा गया है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट पहले भी रहे हैं। 2001 में भी रहा है, 2015 में भी रहा है, 1963 के अंदर भी राधाकृष्णन ने उसी शस्त्र के अंदर जब कोई मिसबिहेव हुआ था तो करा था उनको सस्पेंड। 1979 के अंदर भी करा गया था, 2010 में भी करा गया था, लेकिन उसका एक पीरियड होता है। ये जो रूल नंबर 256 है, उसके अंदर अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उसी सत्र के अंदर उसको निलंबन करा जाता है। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि जब आपने बिल पास करा और जब बिल वापस लिया और उसकी चर्चा से पहले ही आपको पता है कि आप लोकसभा के अंदर बहुमत के अंदर हैं, तो बहुमत के अंदर आपने हटता का हमेशा प्रमाण दिया और उस हटता के प्रमाण के कारण आप वहां पर चर्चा नहीं करेंगे, चाहे जो भी। राज्यसभा के अंदर जहां पर आप बहुमत नहीं है, तो आपकी पूरा एक गवर्नमेंट का और एक राजनीतिक पार्टी का पूरा प्लान्ड ये नेटवर्क था कि उसने उस सत्र के मेंबर्स को, एमपीज को इसमें आते ही निलंबन करा, ताकि उसके कारण विपक्ष उस पर बिजी रहे और विपक्ष उस मुद्दों को ना सामने लाए देश की जनता के, जिस मुद्दों से सरकार गिरती है। क्योंकि सरकार का पूरा तंत्र इस पे लीन है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर भाजपा के पार्टी अध्यक्ष, वो किसी भी तरह से देश की जनता के सामने विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। यही कारण है कि अगर विपक्ष बोल रहा है, आज सत्ता पक्ष के खुद के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी, आप इनको ले लीजिए, वरुण गांधी को ले लीजिए, वो कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के एमपी और मिनिस्टर्स को भी पता है कि हमारी लाइन गलत जा रही है और हमारी लाइन का जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो सिर्फ हम दो और हमारे दो कैपिटल के ऊपर अधीन हो गए हैं और इस पे वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब मुस्कान जी, विषय क्या आता है? देखिए, विषय आता है कि अगर आज विपक्ष इस तरह की कार्रवाई का विरोध ना करता तो आप जैसे और पत्रकार कहते हैं जी विपक्ष साइलेंट है, विपक्ष को कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर विपक्ष के ऊपर निष्पक्षता से चर्चा होनी थी, लेकिन तो एक तरीका होता है ना चंद्रमोहन जी, आप आवाज उठा रहे हैं अपनी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरीका भी तो होता है। आप मर्यादा को तो रखेंगे ना, किसी तरीके के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं सदन में। जी, मर्यादा और तरीका तो विपक्ष में रहते हुए हमसे ज्यादा भाजपा वालों को पता है, क्योंकि 70 साल के अंदर जो विपक्ष की भूमिका में रहे और सत्ता पक्ष में कोई और रहे, इसी मर्यादा का उन्होंने हल करा। ऐसे ही पेपर फाड़े होंगे और इससे ज्यादा हल्ले करें। ये इतिहास के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आप निकाल दीजिए, पता चल जाएगा आपको। आप बीजेपी का ही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते रहेंगे क्या? चंद्रमोहन जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, ये नहीं कि हम किसी को ट्रेडमार्क कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा के अंदर विपक्ष जब भी कभी अपनी बात रखेगा, या तो वो सदन के अंदर रखेगा और सदन की अगर कार्रवाई होगी तो उसको समय मिलेगा और उस पर कार्रवाई के ऊपर वो बात रखेगा। अगर सरकार चाहेगी और सभापति चाहेंगे और उसके माहौल को उस तरह से रखा जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा, देखिए, बिल पास, आप यहाँ पर चलिए मुस्कान जी, आप पीछे ले जाता हूं आपको। जब बिल पास हुआ उसमें सदन के अंदर कोरोना का पीरियड था, आपको हाँ
पास होना, हाँ में उंगली उठी, पास हो गया। आज आपको बिल वापस लेना है, हाँ में उंगली, बिल पास हो गया। तो ये लोकतंत्र कहाँ है? जब कभी आपको किसी विषय को लाना है और उस विषय को लाकर जनता के सामने रखना है, मैं तो ये भी एक्सेप्ट करता हूँ इस बात का कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा आज राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी को कम करके फिर कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा बिल जो देश के हित में नहीं है उसको लाने की तैयारी है। उसी के कांधे पर्दे के पीछे छुपकर सरकार ऐसा खेल कर रही है कि विपक्ष का ध्यान उस तरफ ना जाए और फिर ऐसे ही कोई ऐसा एक कानून, कोई ऐसा विधेयक या ऐसा कोई बिल देश के सामने थोप दिया जाए जिससे उनके पूंजीपति व्यक्तियों को बेनिफिट हो। दिलीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने बातें सुनी हैं, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर फिर से बात तो वही निकलकर सामने आ रही है कि लोकतंत्र की मर्यादा का क्या। जिस तरीके से चंद्रमोहन जी ने कहा कि अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमसे पहले जो विपक्ष था उसने बहुत सारे पेपर फाड़े हैं, बहुत सारी तमाम चीजें की है। बात तो वही आ गई ना, मर्यादा आखिर भंग लगातार की जा रही है सदन की गरिमा का आखिर क्या होगा? जो इतने समय बाद एक जो मंदिर में एक सत्र शुरू होता है जिसमें उम्मीद लगाई जाती है कि वहां पर चर्चा होगी, बहस होगी, लेकिन मात्र हंगामा और प्रदर्शन होकर तमाम समय खत्म हो जाता है। चंद्रपाल शर्मा साहब ने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा था, पूछा था कि जब रिजर्वेशन की बात आती है, रिजर्वेशन के बिल आते हैं, तो वो सर्वसहमति से क्यों पास हो जाते हैं? उस पर कभी विपक्ष हंगामा क्यों नहीं करता है? इस देश के दीमक को आप लोग हटाना क्यों नहीं चाहते हैं? शर्मा साहब, बहुत सारे सवर्ण क्लास के लोग हैं जो गरीबी तबके के नीचे हैं, जिनको भी इस देश के संसाधनों की जरूरत है, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संपन्न लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो ये कैटेगराइजेशन आप क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? आप फाइनेंशियल बेस रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि साहब ये देश जो है, इस देश की कोई जाति नहीं है और इस देश में जाति की बात नहीं होनी चाहिए, और जातिगत रिजर्वेशन लागू करने पे पूरी सहमति देते हैं, जातिगत कानून लगाने पे पूरी सहमति देते हैं, जातिगत प्रकोष्ठ आप भी बनाते हैं, जातिगत सम्मेलन आप भी कराते हैं। तब इस देश का संविधान खराब नहीं होता है, तब इस देश के संविधान की मर्यादा दूषित नहीं होती है, तब इस देश का जनतंत्र जो है वो सही परिभाषित होता है। कुल मिलाकर के मुस्कान जी, जहां पर अपनी राजनीति की रोटी अच्छी सिक जाए, वो चाहे विपक्ष करे, चाहे सत्ता करे, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी करे, उस पर सब एक तरीके से सहमति दे देते हैं। और जहां पर राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है वहां पर ये आमने सामने तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं। इनको जनतंत्र से कोई मतलब नहीं है, इनको जाति तंत्र से मतलब है, इनको राजतंत्र से मतलब है, इनको सत्ता तंत्र से मतलब है। जनता की परवाह अगर होती तो बहुत सारी विसंगतियां इस देश में ऐसी हैं जिनको सर्वहित में खत्म हो जाना चाहिए, जिसमें से रिजर्वेशन को मैं सर्वोपरि कहता हूं। बिल्कुल, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, रिजर्वेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन वो व्यवस्था अब सिर्फ एक राजनीति का रास्ता बन के रह गई है, और जिसको वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिलता है। तो हम इस देश की तरक्की किसी जाति के माध्यम से नहीं करा सकते हैं, किसी जाति विशेष को ऊपर ला करके देश की तरक्की नहीं हो सकती है। देश की तरक्की तब होगी जब सबकी तरक्की होगी, और सबकी तरक्की में इस देश के निवासी शामिल हैं, कोई जाति शामिल नहीं है, कोई वर्ग शामिल नहीं है, कोई क्षेत्र शामिल नहीं है। ओवरऑल डेवलपमेंट जब होगा इस देश का, तब हम इस देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। वरना इसी तरीके से जो ये झगड़ा है ये चलता रहेगा। सत्ता कहेगी कि हम बैठे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, विपक्ष कहेगी सत्ता खराब है, और जब विपक्ष सत्ता में आएगी तो यही भाषा पलट जाती है। और दिलीप कुल मिलाकर के ये पिछले तो 1951 से लेकर के अब तक यही चला रहा है। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जब आरक्षण की बात रखी गई थी, उस समय भी आप सभी को ये बात का पता होगा कि वहां भी उस समय कुछ समय के लिए आरक्षण रखा गया था, और उसके बाद ये बात कही गई थी कि अगर जिनके लिए आरक्षण है अगर वो संपन्न होते हैं तो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो अब आर्थिक आधार पर बदलाव क्यों नहीं किए जा रहे हैं चंद्रमोहन जी? किस चीज की आर्थिक बदलाव की बात है मुस्कान जी? आज सत्ता के अंदर कौन है? भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ है, और प्रचंड बहुमत के साथ सदन के पहले चलने से पहले देश के प्रधानमंत्री मीडिया के पास आते हैं और मीडिया के पास आके कहते हैं कि चर्चा पे चर्चा होनी चाहिए और हम चर्चा करवाना चाहते हैं। यही जब लोकसभा की होती है तब भी वो आके यही बात कहते हैं। अगर वो लोकसभा की और राज्यसभा के अंदर आके चर्चा की बात करते हैं
तो फिर सदन ना चल पाए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? आपसे उसकी जिम्मेवारी विपक्ष की चंद्रमोहन है। जी, दिलीप जी ने आपसे एक सवाल पूछा, ओबीसी आरक्षण जब मानसून सत्र में पास हुआ था तब क्यों उस पर चर्चा की आपने मांग नहीं की? आपको क्या उस पर चर्चा नहीं करनी थी? हो सकता है कि कुछ एक तबका तो उससे भी नाराज होगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने चर्चा पे बात नहीं करी, हमने उस पर भी पीछे रखा चर्चा के लिए, लेकिन सदन के अंदर कार्रवाई इन्होंने खुद चलने दी। उस समय भी इन्होंने उस टाइम पीरियड को कम करा, उस टाइम पीरियड को कम करके उस पर चर्चा नहीं होने दी। यही बात है कि विषय को घुमाते हैं। जिन विषयों पे इनको राजनीति नहीं इनकी हो सकती, जिन विषयों से राजनीति करते हैं उनको बड़ा करते हैं, और जिन विषयों से ये गिरते हैं उन्हें छोटा करते हैं। अभी आप लेटेस्ट उदाहरण छोड़िए ना, आप अपनी बात करिए चंद्रमोहन जी। उत्तर प्रदेश के सीएम का, डिप्टी सीएम का देख लीजिए, कहाँ बात करते हुए कहाँ पर बात लेके चले गए, काम मंत्री से किस मंत्री की तरफ। देश के मुद्दे नहीं है, देश के मुद्दे बेरोजगारी है, देश के मुद्दा महंगाई है, देश का मुद्दा क्या आरक्षण नहीं है? मैं आ रही हूँ बीरपाल जी, देश का मुद्दा क्या आरक्षण नहीं है चंद्रमोहन जी? यदि ऐसा मुद्दा है तो संसद में उठाते, फिर संसद की कार्रवाई तो चल नहीं दे रहे। संसद की कार्रवाई तो आप चाहते हैं कि बाधित रहे, और बाधित रहे। बिल्कुल गलत कह रहे आप। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ संसद की जो पार्टी संसद की कार्रवाई को बाधित करे उन्हीं एमपी को तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, उन्हीं एमपी को भत्ते नहीं मिलने चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप लोग हत्यारे हो इस चीज के, और आप लोग देखो चंद्रमोहन जी बात सुनिए, एक बात सुनिए, सभा आपको पता राज्यसभा में सभापति के साथ कैसा व्यवहार हुआ था? क्या वो लोकतंत्र था? लोकतंत्र के भारतीयों का ये सही है गलत है? और आप एक बात और बताता हूँ मैं, आप तो उड़ा रहे हैं कांग्रेस का हर एक आदमी। तो उसकी कोई शर्त एक बात बताइए, एक बात बताइए, पतंग हवा में उड़ती है पानी में उड़ती है? का जवाब है पतंग कहाँ उड़ती है? हवा में पानी में? आप लोग पानी में पतंग उड़ा रहे हैं। आपके पास जवाब आपको मालूम नहीं है? डॉक्टर काशी ये कह रहे बिल लाना चाहती है, कोई कानून लाना चाहती है, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ सोच रहे हैं। देखो इनके अंदर खाने की बात है कि सरकार एक बिल लानी है, वो बिल तो नहीं है, कानून ला रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? यही है, दुविधा यही है हमारी सरकारों की, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की। एक दूसरे की बात कभी नहीं सुनी जाती है। मात्र ठीकरा फोड़ेंगे, आप उन पर फोड़ लीजिए, वो आप पर फोड़ेंगे, लेकिन अपनी बात का जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं आ रही हूँ बीरपाल जी आपके पास। चंद्रमोहन जी मैं आ रही हूँ बीरपाल जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको समय मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। चंद्रमोहन जी, दिलीप जी ने आपसे एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब आपसे जानना चाहूंगी। आखिर ओबीसी जो बिल है वो मात्र 5 मिनट में पास हुआ मानसून सत्र में, ऐसा क्यों हुआ? उस पर क्यों नहीं चर्चा की मांग की गई? देखिए, मैंने आपको उसका जवाब दिया था मुस्कान जी, आपने देखा नहीं उस बात को। अगर हमने चर्चा नहीं करी, वैसे तो हमने उससे चर्चा मांगी थी, इन्होंने समय नहीं दिया। दूसरी बात, अगर हमने चर्चा नहीं दी तो सत्ता उस पर चर्चा क्यों नहीं करी? सत्ता पर चर्चा करता, उसके ऊपर विपक्ष को कहता कि मुझे चर्चा करनी है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करी सत्ता पक्ष ने? बात वो है, जो चीज इनके हंसी में फंसेगी, जो इनके गले की हड्डी। चंद्रमोहन जी, जहाँ पर आपको अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा है वहाँ तो सत्ता चर्चा करेगी, और जहाँ पर आपका राजनीतिक फायदा नहीं है वहाँ पर आप चर्चा करेंगे, ये कैसी बात हुई? भूमिका कहीं भी अपने राजनीतिक फायदे की नहीं है। हमारा मुद्दा देश की अखंडता, देश की एकता, देश की सपूर्णता और देश के उस मुद्दों पर है जिसका हनन आज की सरकार कर रही है। हम उसके लिए निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। वो दिख रहा है कितना आप देश की आवाज को उठा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। बीरपाल जी, ठीक है, बीरपाल जी आप अपनी बात रखें। हाँ, मैं चंद्रमोहन जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, मुस्कान जी, कांग्रेस के कितने नेता है बताओ, किसका नाम बताओ जो लोकसभा में इनकी कार्रवाई जब संसद चलता है कितनी अटेंडेंस है? क्या किसी सरकारी आदमी को घर बैठे तनख्वाह दे देंगे? अरे टैक्स पेयर का पैसा ये सोचना चाहिए पार्टी को, ये घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र है ये? बताइए किस किस का नाम बताऊं? पता कितना नेता का नाम बताऊं? पता है या नहीं है? और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो रही है तब भी, और यदि सस्पेंड हो रही ज्यादा समय के लिए, आज बंद होगी कल खुलेगी, उसके लिए भी किसी भी आदमी को तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। आज मैं कह रहा हूँ बात को, कांग्रेस के 90% लोग ऐसे हैं जो लोकसभा में जा रहे, बिल्कुल क्यों नहीं कर रहे चर्चा बैठ गई है? लोकतंत्र की बात कर रही है, क्या लोकतंत्र है? ऐसा लोकतंत्र होता है क्या? बिल्कुल हद होगी। कोई कानून नहीं रहा बिल्कुल भी। ये ऐसा कानून, सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो संसद में आए उसको तनख्वाह मिलेंगे, जो संसद में नहीं आ रहा, संसद की कार्रवाई में नहीं आ रहा, उसको आदमी को 79 मिलने चाहिए, तनख्वाह मिलना चाहिए। क्या टैक्स पेयर को धोखा दे रहे हैं यार? ये बहुत बड़ा देश है, सब लोगों को धोखा दे रहे हैं। और जनता जानती है बात को, देख रही है क्या कि कितने लोग लोकतंत्र
उसमें जा रहे हैं लोकसभा में, कितनी कार्रवाई चलने दे रहे हैं, कितनी वहां मुद्दे उठा रहे हैं। जनता आपको चुनकर भेजती है, पब्लिक के जितने मुद्दे जाकर लोकसभा में रखेंगे उन पर चर्चा होगी, उन पर बहस होगी, उन पर विकास का काम शुरू होगा। लेकिन आप जनता आपको भी चुन के भेजती है वीरपाल जी। हाँ जी, आप भी जनता से ही चुन के जाते हैं, आपकी भी यही जिम्मेदारी जो आप विपक्ष को कह रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, सबकी मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ बात को, बिल्कुल सही कह रहा। मैं आज चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं हर पार्टी के लिए कह रहा हूँ, आज जो पार्टी लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करे या उसको सस्पेंड करना पड़े, उस आदमी को भत्ता नहीं मिलना चाहिए, तनख्वाह नहीं मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वीरपाल जी, जब से चर्चा की शुरुआत हुई आप तब से एक ही बात कह रहे हैं कि इनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात मान ली, ठीक है, लेकिन अभी मुद्दे की तो बात करिए। अभी मैं ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। दिलीप जी, आप इसे समझना चाहूंगी मैं। अभी दोनों की बातें आपने सुन ली है, अब आप अपनी प्रतिक्रिया इन पर दोनों पर बताएं। दिलीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मुस्कान, बताइए क्या पूछा आपने। चंद्रमोहन जी और वीरपाल जी की बातें आपने सुनी। मैं बार बार यही बात इसलिए उठा रही हूं क्योंकि दुविधा हमारे पास यही है कि अभी आपने यहीं पर देख लिया, सदन में तो क्या हाल होता है वो हम देखते ही हैं टीवी पर। अभी हम डिबेट में देख रहे हैं, मात्र एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आप चर्चा कर लीजिए, आप चर्चा कर लीजिए, लेकिन चर्चा आखिर करे कौन, शुरुआत कौन करे? मुस्कान जी, सदन की मर्यादा तब बन के रहेगी, वहां पे बैठे लोग तब सदन की शोभा बढ़ाएंगे जब उनको सदन की गरिमा की जानकारी हो। ठीक, ये बहुत बड़ी कमी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारतीय संविधान के शेड्यूल 3 में एक शपथ दी हुई है, जिस शपथ को खाने के बाद इस देश के विधायक या जो एमपी होते हैं वो विधानसभा या संसद में जाकर के बैठते हैं जी। उस शपथ में एक लाइन आती है कि मैं इस देश के संविधान और कानून के हिसाब से, देश के संविधान और कानून के हिसाब से देश की जनता की सेवा करूंगा। बिल्कुल। देखिए कितना बड़ा झूठ है ये। हाँ। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके ऊपर पता नहीं कितने केसेस चल रहे हैं, जिसने कानून को पता नहीं कितनी बार तोड़ा, जिसने स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, जिसने कानून की किताब की कभी शक्ल नहीं देखी, संविधान उठा के नहीं देखा, वो ये कसम खाता है कि मैं इस देश के कानून और संविधान के अनुसार इस देश की सेवा करूंगा। तो उसके लिए उसका संविधान और कानून वही होता है जो करके वो संसद तक पहुंचा होता है और वही बैठ के वो संसद में करता है। ये इल्जाम तो सबके ऊपर लगा हुआ है। तो वो परिभाषा, क्या वो कभी संसद में जाने से पहले, या क्या जितने भी सांसद बनते हैं, सरकार जब किसी को नौकरी देती है तो नौकरी से पहले ब्यूरोक्रेट्स को भी, आईआरएस को भी, पुलिस को भी, हर व्यक्ति को 3 से 6 महीने की, साल भर की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो नेता जब चुन के जाते हैं तो क्या इनको संसदीय प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या इनको संसद के नियम पढ़ाए जाते हैं? नहीं साहब, ये तो कानून बनाने वाले लोग हैं, इन्हें कानून का पालन थोड़ी करना है। कानून तो इनकी जेब में रखा हुआ है, ये जैसे चलाना चाहेंगे जैसे चलाएंगे। ये किसी को गाली दे देंगे तो वो सभ्यता है, लेकिन आम आदमी सांसद को गाली दे देगा तो ये इस देश का कानून को क्राइम मान लेगा। क्या आपने इस देश के माननीय सांसद को गाली दे दी, माननीय सांसद को अपशब्द कह दिए, ये तो साहब कानूनी अपराध हो गया है। आपको तो अब नॉन अवेलेबल वारंट में जेल में जाना पड़ेगा, जज साहब भी अपना फरमान सुना देंगे। ये कानून है। लेकिन यही सांसद साहब जो कानून बनाने वाले हैं वो चाहे जितनी गाली दे लें, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को, क्या इस देश के मुख्यमंत्री को, क्या इस देश के राष्ट्रपति को या संसदीय प्रतिष्ठा पे बैठे किसी भी व्यक्ति को किसी को गाली देने का अधिकार है क्या? आप नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, आप राजीव गांधी एक व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, लेकिन आप राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर को गाली नहीं दे सकते हैं। इस देश का संविधान और कानून आपको इजाजत नहीं देता है। लेकिन हर नेता, दिलीप जी, संविधान और कानून तो हमें ये भी इजाजत नहीं देता कि आप आम शख्स को भी गाली दें। हम किसी की अवहेलना कर ही कैसे सकते हैं? आप इज्जत से बात कीजिए सामने वाले से, आप गाली दे ही कैसे सकते हैं? चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। मैंने कहा ना आपको, जो जिस स्कूल से निकल के जहां जाता है वो वही सभ्यता लेकर के आगे जाता है और उसी सभ्यता का वहां खड़े होकर परिचय देता है। पढ़ा लिखा आदमी, सभ्य आदमी तो नौकरी करता है ना, वो संसद में कहां जाता है? वो तो नौकरी करता है, बैठे बेचारा 10 से 6 कलम घिसता है,
वो इस देश की इकोनॉमी संभालता है, और उस इकोनॉमी का मजा जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जो लड़ाई करके, दंगा करके, मर्डर करके, रेप करके, क्राइम करके, खाली जनतंत्र को बटोर करके, खाली जातिगत समीकरण बैठाल करके संसद के मंदिर तक पहुंच जाता है, संसद में पहुंच जाता है, और फिर वहां बैठ करके जो उसकी मन होती है उसको मनमानी करता है, और फिर देश के कानून की दुहाई देता है। चंद्रमोहन जी, ये तंज था आप पर नहीं, दोनों पर ही, दोनों पार्टी पर। बाकी है कि आज का तंज जो भी है वो सिर्फ विपक्ष पे जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं जाता। उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया ना किसी का, उन्होंने तो सभी को कही बात। मुझे बात करने दीजिए, कोई नहीं, आपकी बात में मैं आप पे नहीं कह रहा, बात करने दीजिए। देखिए, ये आज दुर्भाग्य है। मैंने पहले प्रश्न में एक बात, आपके वक्तव्य में एक बात जोड़ी थी कि सदन की कार्रवाई चलाने का दायित्व किसके ऊपर है। सदन का देश कौन चला रहा है? देश सत्तारूढ़ पार्टी चला रही है, और वो पार्टी चला रही है जिसका शीर्ष नेतृत्व अपने आपको बहुत मजबूत कहता है। और वो मजबूत व्यक्ति जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं, जब वो बोलते हैं तो 135 करोड़ जनमानस उन्हीं की बात सुनता है। तो क्या इतने चुने हुए पार्लियामेंट में सदन के राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर, क्या जब वो आके एक बात को करेंगे, उनकी बात को सुनी या उनके द्वारा कही गई बात को माना नहीं जाएगा? अगर साफ कोई से काम होगा, अगर 2016 के बाद से सदन नहीं चलता और सदन के अंदर 16 घंटे का टाइम बर्बाद होता है, उसमें 40 लाख का नुकसान हो जाता है, 13 घंटे का नुकसान होता है, तो उसमें 51 लाख का नुकसान होता है, और सदन के अंदर उससे ज्यादा करते करते करोड़ों का नुकसान होता है। टोटल मिला लो तो 2378 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। क्या इस नुकसान का जो डाटा निकलता है, उस डाटे को सरकार को देख के आंखें नहीं पड़ती? क्या ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा नहीं है? क्या इस जिम्मेवारी विपक्ष की है कि सदन नहीं चलने दे रहा? आज जिसपे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता इस बात की दुहाई देने आते हैं कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा, क्या वो साहब कोई से इस बात को मुझे बता सकते हैं कि इतना टैक्स पेयर का पैसा जो बर्बाद हो रहा है उसकी जिम्मेवारी? ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना, आप मुझे ये बताइए, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई चलाने का काम सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष का है? मैं मानती हूँ कि सदन की कार्रवाई चलाने का काम आप दोनों का है। अगर आप दोनों तालमेल बनाकर काम करेंगे, चर्चा करेंगे, तमाम चीजें होंगी, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो चलेगी ना सदन की कार्रवाई, क्यों नहीं चलेगी? मुस्कान जी, अभी आप हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और आपकी बात भी सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर ताली एक हाथ से भी बज रही है, दोनों हाथ से भी बज रही है। ताली एक हाथ से तब बजेगी जब आप मुझे एक प्रश्न करेंगे और मैं उस प्रश्न को सुनूंगा। दूसरी ताली तब बजेगी जब मैं आपको जवाब दूंगा उसका। तो ये पहली कार्रवाई तो सरकार को करनी है कि खुले दिल से ओपन आके करे जी, आप डिबेट करो, आप बाता जो आप टॉपिक उठाना चाहते हो उठाओ, हम पूरी तरीके से आपका जवाब देंगे। तो हो गया ताली बजने का काम। लेकिन सरकार पहले ही आते ही सांसदों का निलंबन करती है, और वो भी बिल्कुल फॉर्म से अलग हटकर। और उसके बाद चंद्रमोहन जी, आप मुझे पहले ये स्पष्ट करिए, आपको पता है कि ये 12 सांसदों का निलंबन हुआ क्यों? 12 सांसदों का निलंबन जो हुआ वो पिछले सत्र के अंदर अगर सरकार की तरफ से किया गया कोई गलत कार्य लगा उसके लिए हुआ, लेकिन वो रूप के अंदर उसी सत्र के अंदर होना चाहिए था, अगले सत्र में नहीं होना चाहिए। ये भी संविधान का कानून कहता है, लॉ कहता है। तो ये गलत है कि उनको इस सत्र में, पहले सत्र का समय खत्म हो गया तो पीरियड खत्म हो गया, अब आप स्टार्टिंग पीरियड में आके उन्हें निलंबन कर। आप ये नहीं कह सकते ना कि रूल बुक में ये लिखा है कि आप एक दिन का ही निलंबन कर सकते हैं। मैं दिलीप जी इस बात की तो मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्या वाकई जो चंद्रमोहन जी कह रहे हैं क्या वो सही है? मेरे हिसाब से तो, मेरी नॉलेज में तो सिर्फ इतना पता है कि रूल बुक में तो यही होता है कि आप एक दिन का, 2 दिन का और पूरे सत्र के लिए भी निलंबित कर सकते हैं। रूल बुक में ये लिखा है बिल्कुल। मैंने आपको डाटा दिया है, रूल नंबर 256 होता है, उसके अंदर ये 1963 के मैंने उदाहरण दिया राधाकृष्णन जी का, उसी सत्र में करा, अब सत्र का टाइम आया नहीं करा। ये 1979 का भी है, 89 का भी है, 2010 का भी है। मैं डाटा दे देता हूँ आपको, 5 मिनट टाइम दीजिए। देखिए चंद्रमोहन जी, हर एक शख्स की, हर जो भी सभापति होते हैं उनकी अपनी एक समझ होती है, वो अपनी समझ से काम करते हैं। आप वहां का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अभी देखिए ना, अभी हमारे सभापति जो हैं उनको अगर लगा कि उनका अपमान हुआ और उनको सदन जिस तरीके से चलाना है तो वो चलाएंगे। इसमें तो आपको ये रखना है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंगामा करते रहें, आप एक दिन के लिए निलंबित हो जाएं, अगले दिन फिर आकर हंगामा कर दे, फिर निलंबित हो जाएं, ये भी तो नहीं चलेगा ना। बिरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बिरपाल जी के पास मैं जाना चाहूंगी। बिरपाल जी। हाँ मुस्कान जी, जैसे चंद्रमोहन जी कह रहे थे जी कि सरकार की जिम्मेदारी है संसद को चलाना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आप बाहर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के बेल, सभापति के पास बेल में जा रहे हैं,
अपनी सीट पर खड़ा होकर शोर मचा रहे हैं या बेल में जा रहे हैं, तो उस पर क्या एक्शन लिया जाए? कैसे चलाए लोकसभा? बताओ बताओ, इनसे पूछो आप पहले, क्या एक्शन होना चाहिए जो शोर मचा रहे हैं? बताइए। आपसे वहां से घर चले जाएंगे तो आप कहोगे विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई, विपक्ष कमजोर है, कांग्रेस का वजूद नहीं है, विपक्ष आवाज नहीं उठाता, विपक्ष भाजपा के सामने डर जाता। अरे एक तरफ तो चलने दो, देखो अगर विपक्ष उठाने तो विपक्ष आवाज उठाता है। जब देश के सदन के अंदर 2 मेंबर थे भाजपा के, वो भी 2 मेंबर कांग्रेस की, प्रधानमंत्री ने उनको अपनी तरफ से दिए थे, तब भी सदन में आवाज उठाई जाती थी, तब भी सदन में आवाज सुनी जाती थी। लेकिन आज के दौर के अंदर सीधी तरह से नकारा है, हर चीज को नकारा जाता है। अगर आप तरीके से बात अपनी रखेंगे ना तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि बात सुनी नहीं जाती। आप अगर अपनी बात नियमों के अनुसार रखेंगे तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। मैं लौटूंगी बीरपाल जी आपके पास। दिलीप जी, क्या वाकई हमारा जो विपक्ष है इस समय, जो सबसे अहम भूमिका में विपक्ष की कांग्रेस बैठी है, क्या वाकई वो अपनी बातों को सही तरीके से रख पा रही है? एक एडजमेंट लो भी होता है, आप अपना जो आपकी तमाम बातें हैं वो आप रख सकते हैं सभापति के सामने, उस पर चर्चा आपको करने दी जाएगी, लेकिन ये सब चीजें तो देखने को मिल ही नहीं रही है आज के सत्र में। तो मुस्कान जी, विपक्ष को सही तरीके से रख पा रहा है नहीं रख पा रहा है ये गलत बात है, लेकिन रखने का जो तरीका है वो तरीका है गलत है। आप संसद के अंदर धरना देकर के नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, धरने की आजादी आपको इस देश का संविधान देता है, लेकिन वो संसद के बाहर देता है। और आप नहीं है वहां पर, आप अपने क्षेत्र की तमाम जनता के अकेले प्रतिनिधि होते हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी, आप वहां पर कोई भी बदतमीजी या रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं तो वो आप नहीं कर रहे हैं, उस क्षेत्र पूरी जनता। बात को कहने का डेकोरम माइक तोड़ना, डेस्क पे चढ़ जाना, पहले कागजों को फाड़ देना, काउंटर से मारपीट कर लेना, ये नहीं आता है, ये तरीका ठीक नहीं है। और इस तरीके से अगर आप अपनी बात को रखेंगे तो ये जनता के सामने एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देगी। जनता आपकी इन हरकतों से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि जनता ये मानेगी कि जब आप इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि आप संसद में खड़े होकर के कृत्य करेंगे, तो आप आम जनता को तो कुछ समझेंगे ही नहीं, क्योंकि हर क्षेत्र में सारी जनता एक ही आदमी के फेवर में नहीं होती है। आप किसी जनता के, आप किसी क्षेत्र के सांसद है और वो जनता जो आपको वोट नहीं करती है, आप उसका बड़ा बुरा हाल कर देंगे अगर आपको ये पता चल जाए कि वोट नहीं किया है या ये मेरे अगेंस्ट, ये मेरे खिलाफ में है। क्योंकि संसद में तो फिर सिग्निफाइड लोग बैठे हुए हैं, पूरे देश के जीते हुए लोग बैठे हैं, वहां पर सुरक्षा है, कानून है, सारी चीजें हैं, लेकिन आम जनता के साथ तो कोई भी नहीं होता है। तो ये जो आपका कृत्य है ये आपकी छवि को खराब करता है। आपको अपनी पब्लिक इमेज को भी देखना होगा। जिस जनता के लिए आप बात रख रहे हैं, जिस जनता की दुहाई आप दे रहे हैं इन कृत्यों को करने के लिए, वो जनता क्या आपके इन कृत्यों से प्रभावित हो रही है या वही जनता आपके इन कृत्यों से नाराज हो जा रही है? आपको ये आकलन भी करना होगा। बिल्कुल, आपको जनता के लिए से लड़ना ही नहीं होता है, आपके जनता के मन को भी देखना होता है कि जनता का मन आपके किस व्यवहार से प्रभावित हो रहा है। तो मुझे तो ये लगता है, अगर मैं आम जनता की बात करूं, मैं हमेशा अपने आप को जनता का प्रवक्ता कहता हूं, और जनता का प्रवक्ता होने के नाते अगर मैं ये कहूं कि आप इस तरह का कृत्य संसद में खड़े होकर के कर रहे हैं, तो मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपके व्यवहार से आपत्ति है। आप आम जनता से तो व्यवहार फिर किस तरीके से करेंगे तो भगवान भी शायद नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो जनता के हित की बात करिए, अपनी बात करिए, सब करिए, लेकिन एक मर्यादा के अंदर रह के करिए। देश का कानून है, उस कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। इस तरीके से तो अगर अदालत में किसी को सजा सुना दी जाए तो वो वहां अपराधी हंगामा करने लगे, सब लोग हंगामा करने लगे, क्योंकि एक पक्ष तो हमेशा दो पक्षों में एक ही पक्ष की बात मानी जाती है। बिल्कुल, ये इस देश की नहीं, पूरी दुनिया का यही नियम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिलीप जी, चंद्रमोहन जी और बीरपाल जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल सवाल अभी भी वही बरकरार है कि अब कांग्रेस माफी मांगेगी या नहीं, क्योंकि देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, ये बात हम लगातार कहते नजर आ रहे हैं। और अभी सत्र की जो कार्रवाई चल रही है, संसद की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई में जिस तरीके से हंगामा लगातार जारी है, ये वाकई लोकतांत्रिक मर्यादा को भंग कर रहा है और ये लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं कहलाती है।